नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात इसलिए भी कही जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं चुनाव और चुनावों को लेकर के अब तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का मामला हो या फिर किसी अन्य पार्टी का मामला हो, चाहे निषाद पार्टी के द्वारा 8 छोटे छोटे दल बनाने का मामला हो या फिर किसान आंदोलन का मामला हो, ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच हुए झगड़े का मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। यूपी गेट पर बुधवार को हुए विवाद के बाद भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है। किसान यूनियन का आरोप है कि गाजियाबाद पुलिस ने उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। किसान नेताओं का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस निष्पक्ष न होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। अब ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उधर इस झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जाति आधारित दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया और टिकैत ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसान नेताओं को काले झंडे दिखाए थे और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। टिकैत का आरोप है कि यह प्रकरण 7 महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए और बीजेपी और आरएसएस की एक साजिश है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा कर दिया कि जब वो भाजपा के नवनियुक्त महासचिव अमित वाल्मीकि के सम्मान में स्वागत जुलूस निकाल रहे थे तो अपशब्दों और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये झड़प हुई। अब आपको बता दें कि क्या कुछ बयानबाजियां हुई हैं, किस तरह के आरोप लगाए हैं, हम इस पूरी बहस पर आज चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि किस तरह के आरोप दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए हैं। अगर आना है तो बीजेपी छोड़कर आ जाओ, मंच पे स्वागत करेंगे उनका। लेकिन ये दिखाना कि हमने गाजीपुर का जो मंच है उसको अपने झंडे लगा के कब्जा कर वहां स्वागत करा, उनके बक्कल तार दिए जाएंगे एक के जो यहां पे आ गया। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते वे, याद रख लेना। झंडे लगा के मंच पे कब्जा करेंगे वे, झंडे लगा के उनका इलाज करेंगे सारू का। तो ये क्या आप धमकी दे रहे आप धमकी दे रहे हैं उनको, मतलब मंच पे कब्जा करके स्वागत करेंगे। इसको रोड को ब्लॉक करें ऊपर से, वे फिर वहां को आएंगे ना सारे के सारे। पुलिस फोर्स की मजबूती में हुआ, पुलिस के लोग वहां पे थे, मंच पे कब्जा करना चाहते थे, झंडे लगा कर स्वागत करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमने मंच पे कब्जा करके अपने लोगों का स्वागत करा। अगर आना है तो बीजेपी। इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आज आके किया एक युवा को, टिकट पे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अमित वाल्मीकि जी की जो पूरा वहां से लोग आ रहे थे उनके साथ में उनकी गाड़ी और हमारी गाड़ी जो हमारे साथ 60-70 गाड़ी हमारी थी वो सारी गाड़ी तोड़ दिया है। और मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे देश का किसान ऐसा नहीं है, हमारा हितैषी है, दलितों का हितैषी हमारे देश का किसान। ये टिकैत के गुंडे थे, टिकैत के गुंडों के हाथ में हथियार थे, उन्होंने ये जो है वारदात हमारे साथ की है। अब आप पुलिस से मिले, क्या क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? टिकैत के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। उसने हमें जाति सूचक शब्द बोले और उसने हमारे साथ हथियार पिस्टलों से गाड़ियों को जब तलवार मारी है, हमारी तो आपने सुना कि दोनों पक्षों का क्या कुछ कहना है। मामला गर्म है, क्यों? इसकी एक वजह है कि लगातार किसान 1 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी भी इस तरह के कुछ काम कर देती है उत्साहित के साथ। हालांकि वो अपने नेता का स्वागत कर रहे थे वहां, अब बाद में वहां क्या हुआ इसकी स्थिति अभी साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जरूर लग रहे हैं और इसकी वजह से अब सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में गर्म हो गया है। इस पूरे विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन रावत जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और चौधरी दिगंबर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन का। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
सबसे पहले हम बीजेपी से ही सवाल करेंगे क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। आनंद जी, क्या जरूरत थी वहां पर कार्यक्रम करने की टीकरी बॉर्डर पर? क्योंकि साफ तौर पर राकेश टिकैत का आरोप है कि वो उन लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर आकर मंच हथियाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ तारीख नई है, साजिश वही है। 7 महीने पहले ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो किन मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था और आते 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 ये किन मुद्दों पर आ गया, ठीक है। कल की जो घटना है, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं कि हमारे प्रदेश मंत्री के स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े थे। प्रदेश मंत्री का जब काफिला आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश मंत्री के काफिले के साथ जा रहे थे। इसी बीच किसानों ने जो है आपत्तिजनक टिप्पणियां की, काले झंडे दिखाए और उसके बाद जो है मारपीट की स्थिति आ गई और पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है, अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौधरी साहब, चौधरी दिगंबर जी, आपके पास आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही। बीजेपी कह रही है कि किसानों ने गाली गलौज की, अभद्रता की, इसकी वजह से ये पूरा मामला गरमाया। बीजेपी वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, खालिस्तानी भी बीजेपी के लोग बताते हैं, पाकिस्तानी भी बताते हैं, विदेशी फंडिंग भी बताते हैं और पता नहीं बीजेपी वाले तो क्या क्या बताते हैं। इनकी बात तो हमें ना सुननी ना हमें कोई इनकी बात पर वो है। ये तो बता ही रहे खालिस्तानी पाकिस्तानी, हमें बहुत दिन पहले से बता रहे हैं। इन्हें तो अब तक अगर इनका बस चलता तो हमको तो पाकिस्तान भिजवा देते, पर पता नहीं क्यों नहीं भिजवाया इन्होंने। इन्हें तो भिजवा देना चाहिए अब तक, हमें खालिस्तान वालिस्तान कहीं ना कहीं भिजवा देना चाहिए इन्हें, इनका अगर बस चले तो बेवजह की बातें हैं, बेफिजूल की बातें हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने, सारे वीडियोज उसके हैं, सारी चीजें उसकी है। वहाँ कौन आया, क्या वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जहाँ धरना चल रहा है वही जगह इनको स्वागत के लिए मिली? उन्होंने, हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि चलो यहाँ पर माहौल अच्छा है, ज्यादा लोग दिखेंगे, क्योंकि नेताओं को स्वागत करवाने के लिए भीड़ ज्यादा दिखानी पड़ती है ना। अच्छा, तो स्वागत हो गया, कर दिया किसानों ने स्वागत किया तो भाई जब इनका गांव में भी स्वागत इसी तरह से हो रहा है तो ये वहां जा रहे हैं जहां का नाम आग है, वहां क्यों जा रहे थे? ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कोई किसान नहीं है और यह मंच और सारी चीजें हमारी हैं और हम लोगों ने यही स्वागत किया। ये अहंकार का परिणाम है, इनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा है। उसके बाद मतलब लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं बची। उसके बाद पुलिस का दुरुपयोग करेंगे और पुलिस से उल्टे किसानों के खिलाफ मुकदमे लिखवाएंगे। जेल खोल दो ना ये अपनी, हम तो जेल जाने के लिए तैयार है। आज पूरे प्रदेश में बैठे हमारे लोग थानों को, ये जेल का दरवाजा खोले, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये फांसी के फंदे बनवाए, हम फांसी के फंदों पे झूलने के लिए तैयार हैं। ये जो कर सकते हो वो करें। किसान अपनी बात पे अड़ी गए और हटने वाला नहीं है किसान। चौधरी साहब, चौधरी साहब, मैं एक बात सीधे जानना चाहूंगा कि चलो ये बीजेपी अभद्रता है, बीजेपी ने संविधान को नहीं माना, लेकिन आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? आपके बड़े नेता एक बयान देते हैं कि बक्कल उधेड़ देंगे अगर यहाँ पर कोई दिखाई दिया तो। ये किसान है, इस किसान की अगर कोई मेंढ तोड़ता है ना तो यहाँ कत्ल भी हो जाते हैं। अगर किसान के स्वाभिमान और सम्मान से छेड़ करेगा तो बिल्कुल बक्कल उधेड़ दिए जाएंगे, कत्ल भी करेंगे। कत्ल की बात मैं नहीं कह रहा, अभी बोला आपने। कत्ल की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश है, किसान है, यहाँ इस तरह की हरकतें भी होती है अपनी जमीन और अपने स्वाभिमान के लिए। हमारी जमीन छीन लेंगे, हमारे जंगल छीन लेंगे। चलिए मनोज यादव जी, इन दोनों पार्टियों को लेकर के, पार्टी एक संगठन और एक पार्टी, इन दोनों के बीच जो बहस हुई, जो घटना वहां पर हुई है, इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? कौन कितना सही है, कौन कितना गलत? सबसे पहले आपके साथ बड़े दिनों बाद चर्चा में फिर से आपसे मुलाकात हुई। एक लंबा अरसा बीत गया था। बहुत बहुत बधाई आपको जी, धन्यवाद। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप से बात करते हैं। झगड़ा लड़ाई तो चली रहा है किसान और सरकार के बीच में। मेरी उम्र जितनी है और जितना मेरा अनुभव है, इस देश में पहली बार किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, एक बात।
इससे पहले भी किसानों ने आंदोलन किए, ट्रेनें रोकी हैं, तमाम सारी चीजें करी। क्या कभी आपने अपने जीवन में सुना कि इस देश के किसानों को किसी ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा? कभी आपने अपने जीवन में सुना? या छोड़ो उस बात को, कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा? जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, या इस डिबेट में बैठा कोई व्यक्ति नहीं था, कभी किसी ने किसानों को आतंकवादी कहा क्या? कभी नहीं कहा। पंडित मुझे याद आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आज तक उसका कोई काट नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं। जय उद्योग और जय व्यापारी नहीं किसी ने कहा, किसी और का जयकारा नहीं हुआ। क्यों जय किसान जय जवान कहा? कि दोनों सेगमेंट जो हैं, वो चाहे कृषक हो चाहे हमारा सैनिक हो, ये बड़े कम पैसे में देश की सेवा करता है। और जो लोग इस देश की सेवा करते हैं, उसमें अगर एक बड़े तबके को जो आंदोलन करता है और जिसकी कई पीढ़ियों ने, अगर आज आप राकेश टिकैत को डकैत कह रहे हैं या उनको किसानों का या कुछ और कह रहे हैं, तो उनको गाली नहीं है, ये महेंद्र सिंह टिकैत को गाली है। और ये किसानों के जो सर छोटू राम हुआ करते थे, उनको गाली है। जिन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की अंग्रेजों के समय से आज तक, उन सभी आंदोलनों को गाली है। और ये बीजेपी के लोग समझ लें, किसानों ने बहुत कम किया है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बीजेपी की हरकत थी, किसानों ने बहुत कम किया है। मैंने अपने बचपन से देखा है कि किसान यूनियन का डंडा और झंडा जहां आ जाता है, वहां ईश्वर भी भाग जाते हैं। ईश्वर भी उस जगह नहीं टिकते हैं, वो चले जाते हैं कि ये हमसे बड़े देवता है, इनको ये दुनिया अन्य देवता के नाम से कहते जानी जाती है और इनकी पूजा होती है, इनको हम धन्यवाद देते हैं। उस बीजेपी के लोग आज उन किसानों को क्या क्या कह रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। वो बैठे हैं, 500 से ज्यादा मर गए, 500 से ज्यादा मर गए, और बीजेपी के किसी भी नेता के कान पे जू नहीं रहेंगी। मुझे तो शर्म आती है कि कैसे इस देश की सरकार चुन ली लोगों ने, जिस सरकार को अपने देश के 500 किसानों की मौत के बाद भी कान में जू नहीं रेंगता है। अरे 40 सैनिक शहीद हुए थे ना, आपने तो पाकिस्तान को जाके ईंट से ईंट बजा दी थी, आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। तो जय जवान है तो जय किसान भी तो है ना। और आपको इतनी मोटी बात नहीं समझ में आती है, तो मैं आज यही बात कहूंगा कि ये देश का दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ऐसी सरकार बैठी है जो इस देश के अन्नदाता को गाली देती है, आतंकवादी कहती है। अगर वो आंदोलन करते तो उनके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और ये मैं बता दे रहा हूं, पाप लगेगा बीजेपी को। ये मैं सीधे कह रहा हूं, मैं ईश्वर नहीं, मैं देवता नहीं, लेकिन एक साधारण इंसान के नाते कह रहा हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को इसका पाप लगेगा। उनको इसी जन्म में उनके इस पाप को भोगना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से ताकत में नहीं है दूसरी सरकारें, अगर होती तो बीजेपी को इनकी हैसियत पता चल जाती। बहुत दिन पहले मैंने द्विवेदी अवस्थी जी कहा था कि हरियाणा की वो पार्टी, वो सरकार, वो विधायक जिसके दम पे बीजेपी की सरकार चल रही है, अगर वो सरकार आज गिरा दे तो ये कल जो काला कानून है वापस हो जाएगा। लेकिन वो कुछ है विधायक, उनको भी जनता देख रही है, जिनके दम पे हरियाणा की सरकार चल रही, और रोज खट्टर जैसा मुख्यमंत्री किसानों को धमकी देता है। कौन को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो जितनी भी बातें कही उन सब का जवाब हम बीजेपी से भी लेंगे। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस से सचिन जी भी जुड़े हुए हैं, सचिन रावत जी। सचिन जी, आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और रखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए, जिस तरह से जो घटना हुई है बुधवार को, क्या किसान सही हैं या बीजेपी के लोग सही हैं? हालांकि बीजेपी का तो आप पक्ष शायद नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आपकी एक राय लेना चाहूंगा कि किस नजरिए से आप इस पूरी घटना को देखते हैं। फिर अब सीधा बीजेपी के पास चलेंगे और उनसे पूरे सवालों के हम जवाब लेंगे। सचिन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए दिनेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो जी आवाज आएगी। जी आवाज है मैंने। दिनेश जी, मैं कह सकता हूं कि इस तरह से 7 महीने से ज्यादा किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और मैं निरंतर उसको बड़े पास से मैंने देखा। मैं खुद गया था गाजीपुर बॉर्डर और किसान हमारे वहां पे बैठ कर शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और निरंतर जो है वो सरकार से कह रहे हैं कि 3 काले कानून को वापस लीजिए, लेकिन सरकार को अहंकार है और निरंतर सरकार अहंकारी रूपी कदम उठा रही है। आज की इंसिडेंट है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है दिनेश जी, जिस तरह अपने गुंडों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने गुंडों के द्वारा हमारे किसान भाइयों को मरवाया। अपनी आवाज नहीं उठा सकता है अपने हक के लिए। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले संसद भवन में इन 3 काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद में पंजाब से लेकर हरियाणा तक ट्रैक्टर रैली के जरिए किस 3 काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। हमारी जहां जहां सरकारें हैं इस 3 काले कानून के खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि एक फोन की दूरी पे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या वो फोन नहीं मिला सकते हैं? आज बातचीत करिए, हमारे किसान भाइयों के परिवार हैं। आज हमारे किसान भाई अपना परिवार छोड़ करके, अपनी खेती छोड़ करके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध क्यों नहीं ली जा रही है? भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है और एजेंडे के थ्रू हमारे किसान परिवार पे चोट मारी गई है और अपने 5 पूंजीपतियों मित्रों के लिए सिर्फ इन्होंने इस 3 काले कानून को बनाया है। आपने कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी के समय 3 काले कानून क्यों पास किए? सबसे बड़ा सवाल यही। आप लोगों ने एमएसपी तक तय नहीं की। आपने अनाज जहां पे किसान बेचता था वो मंडी स्थल खत्म कर दिया। अब हमारे किसान भाई कहां बेचेंगे? आप लोगों ने एक ऐसा कानून बना दिया जो अडानी और अंबानी के द्वारा लिखा जाता है और हमारे किसान भाइयों के परिवार पे चोट मार दी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो निरंकुश सरकार है और ये जो लगातार अहंकारी सरकार है, हमारे किसान भाइयों ने बंगाल में सरकार बदली, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बदलेंगे, पंजाब में भी सरकार बदलेंगे, पूरे देश में इनकी सरकार बदलेगी, क्योंकि किसान भाइयों के परिवार और किसान भाइयों के जो व्यापार है, जो उनकी किसानी, उस पर चोट मारी है। आने वाले समय में दिनेश जी इनकी सरकार हर स्टेट से जाएगी। चलिए आनंद दुबे जी, अब आप जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब एक एक करके दीजिए। क्या वाकई बीजेपी अब इतनी बुरी पार्टी हो गई है जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता जो है उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में कांग्रेस जो है पंजाब की सरकार भी बदलेंगे, तो इनको नहीं पता है कि शायद पंजाब में इन्हीं की सरकार है। लेकिन खैर, तो मैं इनको करेक्ट कर दूं कि पंजाब में इन्हीं की सरकार है। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रह गया। किसान आंदोलन को हम लोगों ने एमएसपी तय किया। अरे आप लोग अपनी सरकार की बात करते नहीं है। भाई आपने ही कहा ना पंजाब की सरकार बदलेंगे, तो मैंने सिर्फ उस पर जवाब दिया है। अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। किसान आंदोलन है, आप तो किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताने का काम करते हो। जानकारी नहीं है, आप पहले जनाब आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको बड़ी बहुत ही धैर्य के साथ आपको सुना है। अब आप भी मेरी बात सुनिए। आप इसका जवाब तो दें। आप कह रहे हो कि अब किसान आंदोलन नहीं रहा, जब किसान आंदोलन था तब आपने क्यों नहीं निपटाया इसको? तब किसानों की बात क्यों नहीं सुनी जब ये किसान आंदोलन था? आप पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप कभी खालिस्तानी बताते हो, कभी पाकिस्तानी बताते हो, कभी। अरे आप सुन तो लीजिए जनाब, आप सुन तो लीजिए। जब सुने चौधरी साहब बात तो सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए पहले। जी, तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ 7 महीने के पहले, तो मुद्दे क्या थे? मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था एमएसपी। ठीक है, उसके बाद अलग अलग मुद्दे आते गए। पराली का मुद्दा आया, ट्रैक्टर का मुद्दा, पुराने ट्रैक्टर का मुद्दा आया, बिजली का मुद्दा आया। सरकार जब धीरे धीरे सभी मुद्दों के समाधान निकालने के करीब आ गई, तो फिर इस आंदोलन को पूरी तरह से विपक्षी पार्टी और वामपंथी दलों ने हैक कर लिया। उसके बाद इस आंदोलन में जो है खालिस्तान के नारे लगाए गए, पाकिस्तान के नारे लगाए गए। उसके बाद माओवादियों को छोड़ने के लिए जो है पोस्टर लहराए गए। इसके अलावा गैंग रेप हुआ। इसमें जो है युवक को शराब पिला के जो है वो आग में जिंदा जलाया गया, फर्जी तरह के आरोप लगाए गए, तो तमाम तरह की चीजें। उसके बाद 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हुआ और दिल्ली की सड़कों पे हुआ, उसको पूरे देश ने देखा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भी किसान है, वो किसान जो है वो तलवार लेके नहीं चलता है। किसान का जो हथियार है वो हल है।
ठीक है, आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं के पास तलवार क्या कर रही है? किसानों का मुखौटा पहन के कौन से लोग हैं जो तलवार चला रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है और जो किसान थे वो पहले ही इस आंदोलन को छोड़ के जा चुके हैं। जी मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ये बात लगातार कहना और बीजेपी की सरकार और प्रवक्ताओं और तमाम सारे नेताओं के द्वारा कि किसान आंदोलन हाईजैक कर लिया गया, तो आप कौन सी सरकार हो जो हाईजैक आंदोलन को चलने दे रहे हो? कौन सी सरकार हो? अगर ये असली किसान नहीं है, ये राजनीति कर रहा है, तो आपको तो इन किसानों को हटा देना चाहिए था। आपके पास डबल इंजन की सरकार है। अरे डबल क्यों, हरियाणा में भी है, उधर का बॉर्डर उत्तराखंड वहां भी है, हिमाचल में भी है, दिल्ली को छोड़ दीजिए तो पुलिस आप ही की है, हर तरफ तो आप ही की सरकार है ना। राजस्थान में बेचारे बच्चे चले जाएंगे अगर भागना होगा तो, और कहीं तो जा भी नहीं सकते। तो आप ये बता दो कि क्या ये लोग जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, तो इनको आंदोलन क्यों करने दिया जा रहा है? क्यों सरकार राजनीति कर रही है? लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब दिल्ली में तमाम सारा आंदोलन चला और छात्रों को जो सरकार ने जेल भेजा 1.5 साल के बाद, उन छात्रों को जिसमें छात्राएं भी थी, उनकी जमानत हुई, तो क्या कहा माननीय कोर्ट ने? क्या था? क्या आप टिप्पणी को विश्लेषण कर पाएंगे कि इन पे किसी तरीके का कोई आतंकवादी गतिविधि में ये लोग नहीं पाए गए, किसी तरीके की कोई फंडिंग में ये लोग नहीं पाए गए? आपने तो उनको देशद्रोही बना के जेल में भेज दिया। ये आप जवाब आप किस मुंह से कहते हैं टीवी चैनल पे? कोर्ट ने कहा ना, पाकिस्तान ने थोड़ी नहीं कहा कि ये अपराधी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, भारतीय कोर्ट ने कहा है। तो आपके किस आरोप को सही माना जाए? और मैं तो कह रहा हूं, अगर ये किसान नहीं है तो इस आंदोलन को आज के आज खत्म कर देना चाहिए सरकार को। सरकार से ज्यादा ताकतवर थोड़ी नहीं किसान हो सकता है, लेकिन नहीं, ये असली किसान है और ये असली किसान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा है। अभी तो वो कर रहे हैं कि अपने आप खत्म हो जाए, ये अपने आप छोड़ के चले जाए, इसलिए सरकार ने इनको हैंग कर दिया, लटका दिया कि अपने आप चले जाओ। लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने जाड़ा गर्मी बरसात 500 से ज्यादा मौतें, अपना कष्ट, कोरोना सब कुछ झेल लिया और आज सरकार इस बात को लगातार कह रही है कि असली किसान नहीं। तो मैं बताऊं, ना इस देश का प्रधानमंत्री असली है, ना इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री असली है और ना बीजेपी के नेता असली है। ये तो सब पाकिस्तानी होंगे। ये मैं पूरे दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि जब किसान असली नहीं तो ये नेता भी असली नहीं, ये प्रधानमंत्री भी असली नहीं। इसलिए आंसू बहाने वाली पार्टी, ठीक है, और पाकिस्तान समर्थक लोगों का समर्थन करने वाली पार्टी जो है, हमें जो है ज्ञान न दे। जूतों से मार खाओगे दुबे जी। किसान आंदोलित नहीं है, आपका इंतजार कर रहा है। आपके विधायक की, आपके सांसद की, आपके मिनिस्टर की हैसियत तो जाके तो दिखाए, गांव में घुसो तो। अभी आप हमें जो मर्जी वो कह लो, लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये किसान असली नहीं तो देश का प्रधानमंत्री भी असली नहीं। वो मेरे ख्याल से ISI का एजेंट के रूप में या अमेरिका के एजेंट के रूप में बैठा हुआ व्यक्ति है, हिंदुस्तानी व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान इन किसानों को झूठा बताया जा रहा है तो मेरा सीधा आरोप है। आनंद जी, आनंद जी एक बात तो यहाँ पर है, जैसा कि अभी आप एक बात और कह रहे थे कि किसान वो होता है जो सिर्फ हल उठाता है, लेकिन अगर किसान परेशानी में है, किसान समस्या में है और किसान की अगर कोई बात नहीं सुन रहा है, किसान पूरी बात सुनाने की कोशिश कर रहा है, फिर किसान क्या करेगा? किसान की हर बात सुनी गई है, ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया पिछली कोई सरकार ने काम नहीं किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जो है कांग्रेस की सरकार दबा कर बैठी रही। किसान जो है हमेशा मांग करता रहा कि उसको लागत का जो है सही मूल्य मिले, तो हमारी सरकार ने उसको जो है लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया, ठीक है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के तहत जो है 12 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 1,16,000 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। फसल बीमा हमने दिया जिसमें 90,000 करोड़ रुपए का क्लेम अब तक लोगों को मिल चुका है। एग्री फंड की स्थापना की, सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, पिछले कुछ समय में 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है, मत्स्य उद्योग में लगे गए लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया गया है। इसके अलावा हमने जो है MSP पर सबसे ज्यादा खरीद की है। पिछले 10 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश में सरकारें रही है, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 221 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी 10 साल में, और हमने सिर्फ 4 साल में 218 लाख मीट्रिक टन की खरीद की है। प्रधानमंत्री जी ने कब कहा था?
जी, आवाज नहीं आ रही है। बता तो रहा हूँ अभय जी एमएसपी आपने दी हाँ, एमएसपी आपने खत्म कर दी। सर और मैं एमएसपी कह सकता कहीं हूं खत्म कि नहीं जो हुई कि आप प्रधानमंत्री देश को कहता गुमराह है कर कि रहे हैं। 2020 मैं आपको तक बताना किसानों की चाहता आय हूं, मैं दुगनी हो आपको बताना जाएगी। चाहता हूं। आज आप के मेरी में बात किसानों सुनिए, के हालात मेरी बात बदतर हो सुनिए, गए हैं। हमारे मेरी किसान बात भाई सुनिए, इस 3 काले कानून के मेरी खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं मेरी और मेरी आप मेरी बात उनकी सुनिए, बात नहीं सुन रहे हैं। इतना झूठ बोले, मेरी बात सुनिए। झूठ पार्टी जो है वो झूठ 1965 देने से का काम एमएसपी करती है। जारी है, 1965 से एमएसपी अरे जारी तुम्हारी है बात कौन और सुने? आज तक चल रही है। मैं प्रधानमंत्री बता जी रहा ने हूं, और ये केंद्र सरकार देश का को भेज प्रशासकीय दिया। फैसला है। अगर एमएसपी की बात थी तो कांग्रेस ने अब तक एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? इतने सालों में कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया? एमएसपी हमेशा से केंद्र सरकार का प्रशासकीय फैसला रहा है और एमएसपी पहले भी जारी थी, अब भी जारी है। प्रधानमंत्री जी ने खुद संसद में खड़ा होकर, कृषि मंत्री जी ने चिट्ठी लिखकर और तमाम माध्यमों से ये आश्वासन दिया है, पूरे देश को दिया है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो आप देश को गुमराह करने की कोशिश मत करें। और इस कानून के आने के बाद भी एमएसपी घोषित की गई है और एमएसपी पर जो है किसानों से जो है फसल खरीदी जा रही है। चौधरी साहब, जब इतनी सारी बातें हुई, संशोधन करने की बात कही गई, संशोधन करने की बात कही गई, उस पर भी सरकार तैयार है, लेकिन इतना अड़ियल रवैया भी क्या सही है? में तीनों कानून गंगा जल की तरह पवित्र थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ और किसानों ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि तीनों कानून गंगा जल की तरह पवित्र हैं। जब आंदोलन चला और उन पर मेज पे बैठ के बात हुई और बात होने के बाद जब उनमें खामियां निकली और किसानों ने सिद्ध किया, किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने, तो ये उनमें क्लॉज बाई क्लॉज जो है संशोधन के लिए तैयार हुए। हम ये कह रहे हैं क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? अभी हमारे भाई कह रहे थे कि एमएसपी थी, एमएसपी पे खरीद हुई है। अरे कितने प्रतिशत खरीद हुई है एमएसपी पे? पूरे देश का कितने परसेंट अनाज खरीदा इन्होंने एमएसपी पे? ये बताएं। हर जगह माफियाओं से खरीद हुई, बिचौलियों से खरीद हुई, कहाँ एमएसपी पे खरीद हुई? ये एमएसपी की बात करते थे, क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी का कानून दे देते? जी, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई इससे इस तरह से नहीं होगा। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार बात करे और अपनी जितने सरकार एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। फिर आप क्यों नहीं मानते? इसके पहले भी तो एमएसपी पर कोई कानून नहीं था, आपने क्यों नहीं आंदोलन किया एमएसपी पे कानून बनाने के लिए? इससे पहले इस देश के अंदर वेंटिलेटर नहीं था, अब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर आ गया। अब आज अगर जरूरत है, क्या एमएसपी किसान का हक नहीं है? तो एमएसपी दिया जा रहा है, एमएसपी दिया जा रहा है, लगातार एमएसपी दी जा रही है और एमएसपी पर खरीद हो रही है। पहले ये 3 कानून नहीं थे, तो स्वीकार करिए। 3 कानून नहीं थे, तो आप 3 कानून की जरूरत क्या पड़ी देश को? देखिए, इस 3 कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। इस 3 कानून का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। एक बात कही कि एमएसपी के पहले ये तीनों कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ये तीनों कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, जिसको आप भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप टीवी चैनलों पर बैठते केवल तोते की तरह से, जो बीजेपी के लोग आपको पढ़ा के भेजते हैं, तोते की तरह से आप बोलते हो। आप स्वतंत्र होकर अपने दिल पे हाथ रख के रात को खाट पे लेट के सोचना कि क्या सही और क्या गलत है। मनोज जी, ठीक है ना? आप लोग आत्मा को मार चुके हो, आपकी आत्मा मर चुकी है। आप तो तोते की तरह, जो तोता भी पिंजरे में बंद होता है ना, वो राम राम जब उसे पढ़ा दिया जाता है तो मिट्टू राम राम करता है। तो आप उस तोते की तरह से राम राम करने वाले लोग हो। जी मनोज जी, जी मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लगता है तकनीकी खराबी की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द मनोज जी को जोड़ें। दुबे जी, जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ उसमें एक बात और साफ तौर पर देखने को मिली, जो बड़ा आरोप किसान नेताओं ने लगाया है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। पुलिस ने आपकी बात तो सुन ली लेकिन किसानों की बात नहीं सुनी। नहीं है,
पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस इस मामले की जांच के बाद जो लोग भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हकीकत जो है, जो अब तक जो निकल के आई है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करते हुए जा रहे थे और जब वो किसानों के सामने से गुजरे हैं तो किसानों ने जो उन पे अमर्यादित टिप्पणी की, काले झंडे दिखाए और उसके बाद लाठी, डंडों और तलवार निकालकर जो है हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई हैं। लेकिन किसान नेताओं का तो साफ तौर पर कहना है कि आपने गंदी गंदी गालियां दी हैं उन्हें, आप पर SC/ST एक्ट भी लगाने की बात हो रही है। देखिए, किसान आंदोलन में हिंसा पहली बार नहीं हुई है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास मैं इसीलिए मैं पूरे डेटा के साथ बैठा हुआ हूं। मैं आपको पूरा डेटा बता देता हूं। 18 जून 2021 को टिकरी बॉर्डर पर एक व्यक्ति की झुलसने से मौत हुई है। 12 जून 2021 को सिंघू बॉर्डर पर पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई है। 9 जून 2021 को महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। टिकरी बॉर्डर पर महिला कार्यकर्ता के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मई 2021 में पश्चिम बंगाल से आई महिला कार्यकर्ता के साथ गैंगरेप किया गया। टिकरी बॉर्डर पर 2 अप्रैल 2021 को टिकरी बॉर्डर पर एक किसान की पीट कर हत्या कर दी गई। 26 जनवरी 2021 को आंदोलनकारियों ने दिल्ली में उपद्रव किया, जो सबने देखा। जनवरी 2021 में गाजीपुर बॉर्डर पर कई लोगों के मोबाइल फोन चोरी हुए। चोरी की घटनाओं के बाद CCTV लगाए गए। ठीक है, तमाम तरह की चीजें रही। तो क्या इन सब घटनाओं में इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाके जो है 26 जनवरी को जो है दंगा किया, या फिर इसके पहले जो गैंगरेप की घटनाएं हुई, या आग में जलाने की घटनाएं हुई, या जो छेड़छाड़ की घटनाएं हुई? तो इस आंदोलन पर हिंसा का आरोप शुरू से लगता रहा है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि किसानों के नाम पर कुछ लोग जो है इस आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। ऐसे लेकिन कुछ लोग इतनी संख्या में कुछ लोग हो सकते हैं क्या आनंद जी? ये भी एक सोचने का विषय है आनंद जी, ये भी एक सोचने का विषय है। पूरे गांव में पंचायतें हो रही हैं, पूरे क्षेत्रों में पंचायतें हो रही हैं, पूरे गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं। किसान संगठन इस आंदोलन को छोड़ के जा चुके हैं। इन्हीं हिंसा की घटनाओं को देखते हुए कई किसान संगठन जो है इस आंदोलन को छोड़ के जा चुके हैं। तो मेरा ये स्पष्ट जो है कहना है कि इस आंदोलन को में जो है वो विपक्षी लोग शामिल है, इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस आंदोलन को जो है बदनाम करने की साजिश। तो आप बात मान लीजिए, उनकी आंदोलन खत्म। देखिए, किसानों की ज्यादातर बातें मानी जा चुकी हैं। जिस क्लॉज पर उनको आपत्ति थी उन क्लॉज में सुधार किया जा रहा है, लेकिन किसानों को अभी भी भ्रमित किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि जितने किसान जो भी आए थे, प्रतिनिधि मंडल आया था, वो ज्यादातर चीजों से सहमत थे। सरकार उनकी मांग के हिसाब से उसमें सुधार करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसानों को बार बार जो है इसी मुद्दे पर लाया जा रहा है कि नहीं, तीनों कानूनों को रद्द करो, तीनों कानूनों को रद्द करो। ये तीनों कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। चलिए मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, मुझे बीच में आवाज नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैं तमाम लोगों की बातें नहीं सुन पाया। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं और बीजेपी उस पर चाहे तो रिप्लाई करे और चाहे तो वो किसानों के पक्ष में उस बात को ले जाए। क्या दिनेश अवस्थी टीवी चैनल पे काम करने आने से पहले अपनी मेहनताना के लिए बात नहीं की, या उनको ऑफर नहीं किया गया? ऑफर पे संतुष्टि के बाद ही उन्होंने मेरे ख्याल से उसको ज्वाइन किया और काम किया। मनोज यादव कोई काम करते हैं, अगर लाभ है मुझे तो मैं वो काम करता हूं। इकलौता इस देश में किसान है, इकलौता किसान है जो अपने अनाज के मूल्य का निर्धारण नहीं करता, वो बाजार तय करता है कि कितने काम आपको माल खरीदेंगे। उस किसान को एक लेबर भी 300 रुपए कहता है मुझे 300 दोगे तो जाऊंगा ना, फिर मैं नहीं जाऊंगा। मिस्त्री भी कहता है मैं 550 लूंगा तभी काम करूंगा, नहीं करूंगा। लेकिन किसान जब अपना अनाज लेके जाता है तो कोई सेठ या सरकार तय करती है कि भैया हम आपका अनाज इतने रेट में लेंगे। उस किसान पे कौन से, किस सरकार की हैसियत? आजादी के बाद से और आज तक किसी सरकार की हैसियत नहीं कि किसानों पे उनपे किसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगा सके या उनपे कोई सवाल उठा सके। अरे हम तो उनके तमाम सारे उन एहसानों के तले दबे हुए हैं। हर देश का नागरिक दबा हुआ है। क्योंकि अगर किसान अभी कहते कि गेहूं में 50 रुपए किलो बेचूंगा तो आनंद दुबे की पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ जाएगा, 3 दिन रोटी नहीं खा पाओगे, सबकी हैसियत पता चल जाएगी। तो ऐसे किसानों के बारे में टिप्पणी करने से पहले
ईश्वर को याद कर लो, निश्चित तौर पे सद्बुद्धि देगा। वैसे अहंकार से हमारे पुराणों में लिखा है और तमाम सारे ग्रंथों में लिखा है कि जिस व्यक्ति को अहंकार आ जाता है बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है। तो इनको अहंकार आ गया है, इनको अच्छी बात नहीं समझ में आ रही। अरे अडानी को तो वैसे ही प्रॉफिट है भाई, वो ऐसे ही 7 सालों में इंडिया का नंबर 2 बन गया और एशिया का भी वो नंबर 1 बनने वाला है इस रेस में। तो क्यों परेशान हो भैया? आपका दत्तक पुत्र, मोदी जी का दत्तक पुत्र का प्रॉफिट हो रहा है और आपके गृह मंत्री के पुत्र का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप किसानों के पीछे क्यों पड़े भाई? कितना उनको अमीर बनाना चाहते हो? इतना मत अमीर बनाओ। किसान को जिस दिन लगेगा वो इस तरह के कानून की मांग जरूर करेगा और जो भी सरकार होगी वो निश्चित तौर पर उसको लेके आएगी। आनंद जी। मनोज जी को मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव, गरीब, किसान सबका कल्याण हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हुआ। ये तो इनकी आदत है कि जो है कुछ लोगों का नाम लेकर जो है आरोप लगाना। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान सरकार हमेशा से किसानों के साथ थी, अब भी है और किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। हमसे ज्यादा योजनाएं किसानों के लिए किसी ने नहीं चलाई है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एमएसपी पर खरीद होती थी, किसान जो है चेक लेकर कई कई दिन तक घूमता था, उसको महीनों महीनों बाद पैसे मिलते थे। आज जो है उत्तर प्रदेश में जो है एमएसपी पर खरीद होती है और 3 दिन के अंदर किसानों का भुगतान होता है। तो ऐसे लोग जो खुद कभी किसानों के लिए जो है पीड़ादायक रहे हो, वो जो है किसानों के हित की बात करते हैं तो ठीक नहीं लगता। चलिए, लेकिन एक बात और यहाँ पर समझ में आती है कि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं, किसान मुद्दा कितना प्रभाव डाल सकता है चुनावों में और बीजेपी को इसका कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, किसानों के लिए हमारी जो योजनाएं हैं, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए योजनाएं चलाई हैं और आदरणीय योगी जी की सरकार ने उनको जमीन पे उतारा है। मैंने आपको तमाम योजनाओं के बारे में अभी दिया भी कि हमने किस किस तरह से उन योजनाओं पे काम किया और किस किस तरह से हमारे किसानों को फायदा हुआ है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जब भी हम चुनाव में जाएंगे तो जनता जो है और हमारे किसान भाई बंधु जो है हमारे साथ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, किसानों को और बीजेपी के बीच में जो एक टकराव हो रहा है उसकी आहट हालांकि दिल्ली तक पहुंच रही है, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे वो एक देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना। आप बने रहिए